are all fine. My name is Priya Virmani and I'm your social science teacher. So welcome back मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. हम पढ़ रहे थे चैप्टर ग्लोबलाइजेशन. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगर आपको इस चैप्टर के सभी सेशंस देखने हैं, प्रीवियस सेशंस देखने हैं, तो प्लीज प्रेस दिस आई बटन. यहां प्रेस करने से आपको सभी प्रीवियस सेशंस बच्चा पार्टी मिल जाएंगे. और अगर आपने प्रीवियस सेशन को आज के सेशन के साथ कोरिलेट किया तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एकदम परफेक्ट, राइट. और आप लोगों को करना है एक बहुत ही जरूरी काम, इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज स्लेडू. ये काम करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राइट. हम पढ़ रहे थे चैप्टर ग्लोबलाइजेशन. हमने इसमें पढ़ा कि क्या इंपॉर्टेंस थी ट्रेड की, फिर आया कि इंटरनेट ने कैसे फ्लरिश किया, किस तरीके से कंट्रीज ने आपस में रिलेशन बनाया थ्रू ट्रेड, ना सिर्फ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ आइडियोलॉजीज, ये सब कुछ हमने पढ़ा. आज मैं पढ़ाने वाली हूं आपको फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन और फ्लरिश किया. आइए देखते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िए. निकाल लो अपने अपने हथियार, अपने एनसीईआरटी बुक, अपना रजिस्टर और अपना पेन. देखो मेरे हाथ में पेन है, आपके हाथ में भी पेन होना चाहिए, राइट बच्चा पार्टी. स्टार्ट करें, चलो मेरे साथ साथ स्टार्ट करो. Rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. बिल्कुल सही. ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस और ज्यादा फ्लरिश कर रही है ना. फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 years have seen several improvement. हमने देखा है, बहुत इंप्रूवमेंट देखा है टेक्नोलॉजी में, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन ले लो, ट्रांसपोर्टेशन में ही कितना एडवांसमेंट देखा है. अब आप देखो Amazon है, फ्लिपकार्ट है, इनकी फास्ट डिलीवरी देखो, कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, कितने बढ़िया तरीके से जो है हमें गुड्स एंड सर्विसेज हमारे डोर स्टेप पे मिल जाता है. तो इसकी वजह से अब हो रहा है फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल हो रहा है और लोअर कॉस्ट पे. Even more remarkable have been seen the development in the information and communication technology. हम देख रहे हैं, हमारे सामने ही ये सब कुछ हो रहा है. In recent times, technology in the areas of telecommunication, computers, internet has been changing rapidly. ये change, ये advancement तो हम लोग सब देख रहे हैं, है ना बच्चा पार्टी जी. किस तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती चली जा रही है, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे टेलीग्राफ ले लो, टेलीफोन ले लो, मोबाइल फोन्स ले लो, ठीक है. दैट आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, व्हाट्सएप जिंदाबाद, एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, है ना. दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस. As you would be aware, computers have now entered almost in every field of activity. बिना कंप्यूटर्स के तो हम अब कुछ सोच ही नहीं सकते हैं. इतने ज्यादा हम लोग अडेप्ट हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं कंप्यूटर्स का. यू माइट हैव आल्सो वेंचर्ड इनटू सम अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट तो भैया हीरो है आज का, है ना. वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो. गूगल बाबा जिंदाबाद, सब कुछ मिलता है. So internet also allows us to send instant electronic mail, email जिसको कहते हैं, talk voice mail across the world और negligible cost पे, है ना बच्चा पार्टी. ये तो आप लोग सब यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, मेल्स यूज करते हो, सब कुछ यूज करते हो. आपको पता है क्या टेक्नोलॉजी है, क्या बढ़िया तरीके से ये टेक्नोलॉजी फ्लरिश भी कर रही है, राइट बच्चा पार्टी. आगे बढ़ो, देखें, चले. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जिसे हम कहते हैं, हैज प्लेड अ मेजर रोल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल. और अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो सब बच्चे, दुनिया के सब बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस बढ़ेगी, प्यार से लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, सबको पता है, सब यूज कर रहे हैं, ठीक है. इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्री, ठीक है बच्चा पार्टी जी. यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन. A new magazine published for London readers is to be designed and printed in Delhi. Print कहाँ होनी है? दिल्ली में. Published for London. The text of the magazine is sent through internet. ठीक है. कहाँ से पहुंचा? कोई देने नहीं आ रहा है खुद से, ठीक है. इंटरनेट से पहुंचा दिया दिल्ली के ऑफिस में. The designers in the Delhi office get orders how to design the magazine from the office in London using किसकी मदद से? Telecommunication फैसिलिटीज की मदद से. द डिजाइनिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर. डिजाइनिंग तो चलो हो गई कंप्यूटर पे, प्रिंट भी हो गया. उसके बाद उसे कैसे भेजेंगे? बाय एयर भेजेंगे. इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिजाइनिंग और प्रिंटेड फ्रॉम अ बैंक इन लंडन, ठीक है, बैंक से कहां पहुंचेगी? टू अ बैंक इन दिल्ली, इज डन इंस्टेंटली. किसकी मदद से? कौन है हीरो आज का? इसकी वजह से. किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से. सोचो कितना धमाल मचा रखा है इंटरनेट ने हर जगह,
है ना बच्चा पार्टी? चलो, कुछ समझ में आ रहा है? लास्ट सेशंस भी देखे हैं न्यू लर्नर्स, आप भी लास्ट सेशन देखना, ठीक है? और आप लोगों को तो सब्सक्राइब भी करना है न्यू लर्नर्स को। और ये सभी लर्नर्स आज जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। होमवर्क किया था या नहीं किया था? ट्वाइस रीडिंग की थी जितना अभी तक पढ़ाया है? ओके, तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन द अबव एग्जांपल अंडरलाइन द वर्ड डिस्क्राइबिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। जो मैंने अभी आपको बताया था उसमें देखो कि कौन से वर्ड्स हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन हुई। ठीक है, देखें, आइए देखते हैं। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन, जो मैगजीन भेजी थी कहां से? इंटरनेट के थ्रू दिल्ली पहुंची थी, ठीक है? और जो डिजाइनर्स थे उनको ऑर्डर्स कहां से मिले? मेल से मिले। ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन, कहां से निकला? कौन से ऑफिस से? लंदन से। किसकी मदद से? टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटीज की मदद से। द डिजाइनिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर, और प्रिंटिंग के बाद कैसे भेजा था? एयर से भेजा था, लंदन। और पेमेंट भी कैसे करी गई? लंदन के बैंक से दिल्ली के बैंक में गई। कोई स्पेशल गया नहीं, फ्लाइट पकड़ के खुद से गया और पेमेंट लेके आया इन पर्सन, ऐसा कुछ नहीं था। लंदन के बैंक से जो है दिल्ली के बैंक में अकाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया पेमेंट। तो यहां पर कौन है हमारा हीरो? मैंने आपको बताया हमारा हीरो है इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से लंदन और दिल्ली के आपस में जो है वो एक्सचेंज हो पाया, है ना? ग्लोबलाइजेशन और फैसिलिटेट कर दी इंटरनेट की वजह से। राइट बच्चा पार्टी? तो ये थे कुछ लाइंस जो मैं आपको बताया था। आपको इसी को बताना है कि कौन सी वो लाइंस थी जो ये बता रही थी किस तरीके से कनेक्शन है दोनों कंट्रीज में। ठीक है, चलिए। हाउ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विद ग्लोबलाइजेशन? वुड ग्लोबलाइजेशन हैव बीन पॉसिबल विदाउट एक्सपेंशन ऑफ आईटी? आइए देखते हैं इसका आंसर। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज फास्टेंड द पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल, ये लाइन आपको मेंशन करनी है अपने आंसर्स में, नोट डाउन कर लो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन और बढ़िया हो गई। इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे इंटरेक्शन इज डन। Owing to this development, people can get connected to anyone in every corner of the world. कहीं से भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप जिंदाबाद, ठीक है? Except physical movement of products, every other transaction is possible through internet. सब कुछ हो सकता है भैया, गूगल बाबा इंटरनेट सबकी जय हो। Without it, globalization would have taken many more years to spread out. अगर इंटरनेट ना होता तो सोचो, सोच के भी डर लगता है ना? अब तो सोच के भी डर लगता है, इतने हम लोग एडिक्ट हो चुके हैं इस चीज के। As the required information for taking any decision would have taken more time to be communicated and thus would have delayed the pace of integration among the countries, है ना? सोचो कि अगर इंटरनेट नहीं है, अभी भी अगर मेल पहुंचने में आधा सेकंड लेट हो जाता तो हम कहते हैं इंटरनेट बड़ा स्लो है। तो सोचो अगर इंटरनेट होता ही ना तो क्या होता? बवाल मच जाता, बड़ा ही मुश्किल होता। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने और पेसअप कर दिया। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? ये तो आप लोग लिख सकते हो खुद से। चलिए आगे है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। कैसे किया लिबरलाइजेशन? कैसे उसमें थोड़ा सा फ्रीडम लेके आए? लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज लेकर आए थे हम इंडिया में। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ टॉयज, तो होगा क्या? अगर टैक्स लगाते गवर्नमेंट तो होगा क्या? दोज हु विश टू इंपोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स। अब टैक्स देना पड़ेगा। अब इस टैक्स की वजह से बायर को थोड़ा सा ज्यादा प्राइस देना होगा, ठीक है? जो ऑलरेडी प्राइस है उसमें टैक्स जुड़ के देना होगा। So Chinese toy will no longer be cheap and the Indian markets, ठीक है, and imports from China will automatically reduce. तो Indian toy maker को जो है वो prosperous होंगे, ठीक है? तो गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा दे इंपोर्ट पर, तो अगर पहले पैसे देने थे 5 रुपए, सपोज करो 5 रुपए, और उस पर टैक्स लगा दिया और 7 रुपए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 12 रुपए। पहले देते थे सिर्फ 5 रुपए, अब देना है 12 रुपए। तो कहेगा छोड़ यार, एक तो चाइनीज ले रहे हैं, ऊपर से 12 रुपए दे रहे हैं, इंडियन का टॉय तो हमें 6 रुपए में मिल रहा है, तो क्यों ना हम इंडियन ही ले ले, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कम होगा इंपोर्ट और इंडियन जो टॉयज है वो फ्लरिश करेंगे। करेक्ट है जी? क्लियर है जी? चलिए बढ़ते हैं आगे। सो टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। अगर टैक्स लगा दे हम इंपोर्ट पे तो क्या बन जाएगा? वो ट्रेड बैरियर, ठीक है? क्योंकि इसी की वजह से थोड़ा सा अब हम लोग कम चाइनीज टॉयज लेंगे। सो इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज या डिक्रीज। अगर गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर लगाना है, अपने फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है? एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। तो गवर्नमेंट जो है वो ये डिसाइड कर सकती है। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ताकि हमारे जो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए करना है।
ठीक है, अगर हम लोग इंपोर्ट ही करते चले जाएंगे तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स है बेचारा वो तो फिर क्या करेगा, उनका तो उसका तो घर ही नहीं चलना, रोटी पानी की मुश्किल। तो ये थोड़ा सा कोशिश करी जा रही है कि कुछ बैरियर्स लगा रही है वो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला फॉरेन कॉम्पिटिशन से। सो इंडस्ट्रीज वाज जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 1960s and the competition from import at that stage would not have allowed these industries to come up, ठीक है। अगर हम लोग बाहर से ही सब कुछ खरीदते रहेंगे तो बेचारे हमारे प्रोड्यूसर्स, उनकी तो रातों की नींद उड़ जाएगी, कोई उनका सामान खरीदेगा ही नहीं, सब लोग बाहर से ही खरीदेंगे, टफ कंपटीशन होगा, मुश्किल वाला काम है। तो अपने प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है कि हमें अपने फॉरेन ट्रेड और अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से रखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो ये बैलेंस कर लेती है गवर्नमेंट, राइट बच्चा पार्टी, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम, जिसकी जरूरत है, ठीक है, सच एज मशीनरी है, फर्टिलाइजर्स है, पेट्रोलियम है, ठीक है। Note that all developed countries during the early stages of development have been given protection to domestic producers through a variety of means. पहले अपने domestic producers को भी protection दो, उनके बारे में भी सोचो। Starting around 1991, some far-reaching changes in policies were made in India. कुछ changes करे गए। The government decided that the time had come for Indian producers to compete with the producers around the globe. अब क्या कहा Indian producers को कि भैया कब तक घरों में बैठे रहोगे, रातों को तुम्हारे को नींद नहीं आती, इससे अच्छा है अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, लड़ो, देखो कंपटीशन, अच्छी क्वालिटी दोगे तो क्यों नहीं बिकेगा माल। It felt that competition would improve the performance of producers within the country. अगर चीज अच्छी होगी तो बिकेगी, हाई प्राइस पे भी बिकेगी। Since they would have to improve their क्वालिटी, तो काम कहाँ करना है उनको, अब अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करना है। अगर कंपटीशन में जीतना है तो क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए। दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बढ़िया डिसीजन था। अगर आपको डर लगता है कंपटीशन से स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए ताकि आप फॉरेन गुड्स के साथ कंपटीशन में खड़े हो सके, राइट बच्चा पार्टी। तो ये कुछ चेंजेस लेकर आए। 10 barrier on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. This means that the good could be imported and exported easily, and also foreign companies would set up factories and offices here. Right बच्चा पार्टी। और आगे देखिए, चलिए और देखते हैं। Removing barriers or restrictions set by the government is what is known as liberalization. Liberalization का मतलब क्या कि थोड़े से बैरियर्स को रिमूव करो, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करो, थोड़ा सा चीजों को फ्री करो। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम। With liberalization of trade and businesses allowed to make decision freely about what they wish to import या export. थोड़ा सा liberalization करेंगे, the government imposes much less restrictions than before and it is therefore said to be more liberal. ठीक है, अगर गवर्नमेंट पहले से बनाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा कम कर दे तो इसका मतलब गवर्नमेंट क्या फॉलो कर रही है, लिबरलाइजेशन को फॉलो कर रही है, और थोड़ा सा अब गवर्नमेंट लिबरल हो रही है। तो लिबरलाइजेशन मतलब थोड़ा सा फ्रीडम देना, रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा कम करना। क्लियर है बच्चा पार्टी जी, समझ आया ये वर्ड आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। आ गए फिर से क्वेश्चंस। सोशल साइंस की क्लास में क्वेश्चंस ना सॉल्व करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और प्रिया मैम को क्वेश्चन सॉल्व कराना बहुत पसंद है। मुझे सिर्फ पढ़ाना पसंद नहीं है, मुझे साथ के साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने हैं। मुझे अपने सेशंस को इंटरेस्टिंग रखना होता है, और मेरे सेशंस इसीलिए इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, राइट बच्चा पार्टी। अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों को मिलती ही है यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी सेशन में ही मिलते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन आवर सेशंस, राइट। चलिए ट्राई करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, अभी बताया, आइए देखते हैं इसका आंसर। ट्रेड लिबरलाइजेशन इज अ रिमूवल, मतलब हटा दो, सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दो, ठीक है, और रिडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन और बैरियर्स और द फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन नेशंस, ठीक है। तो हटा दो बैरियर्स, फ्रीडम दो। This includes हटा दो, रिमूवल और रिडक्शन ऑफ टैरिफ ऑब्स्टेकल्स सच एज जो ड्यूटीज होते हैं, सरचार्जेस होते हैं, या नॉन टैरिफ ऑब्स्टेकल्स होते हैं जैसे लाइसेंसिंग होते हैं, कोटाज होते हैं, और भी अदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सबको क्या कर दो, रिमूव कर दो। इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दो, रिमूव कर दो। इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। भूलोगे ये वर्ड? नहीं भूलोगे, मुझे पता है, गुड बच्चे हो सारे के सारे। चलो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organization. मैंने कहा था ना, अभी बताया था आपको कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सही कहा है लिबरलाइजेशन को, कि थोड़ा सा भैया रिड्यूस तो करो, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हटाओ तो सही। अगर इतनी रिस्ट्रिक्शन दोगे तो बेचारा बिजनेसमैन तो बेचारा बड़ा परेशान हो जाएगा, ठीक है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल द बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर हार्मफुल। अगर आप इतनी रिस्ट्रिक्शंस दोगे तो ये हानिकारक है, तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कम होने चाहिए बैरियर्स, ठीक है। देयर शुड बी नो बैरियर्स। चलो, तो ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज शुड बी फ्री, ठीक है। ट्रेड कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड बी लिबरलाइज देयर पॉलिसीज
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द सच ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम यही था कि क्या करना है, 1 मार्कर में क्वेश्चन बनता है बच्चा पार्टी जी, इंपॉर्टेंट है। क्या एम था इस ऑर्गेनाइजेशन का? कि लिबरलाइज करो इंटरनेशनल ट्रेड को, कि लिबरलाइज करो इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है? बोलो, अपने वहीं पे बैठे बैठे अपने घरों में बोलो। फ्रीडम टू स्पीच दिया है गवर्नमेंट ने, बोलने में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहीं पे बैठे बैठे मेरे साथ बोलो। मैं कितना बोलती हूँ, पूरे सेशन में बोलती ही चली जा रही हूँ, बोलती ही चली जा रही हूँ, और आप लोग सिर्फ आराम से बैठ के सुन रहे हो। ये तो नाइंसाफी है ना? मुझे तो इंसाफ चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस, एंड जस्टिस इज वॉट, कि आप लोग भी अपने घरों में बैठे बैठे साथ में मेरे साथ बोलोगे। तो कि वर्ल्ड टीओ क्या करती है, इसका एम क्या है? टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। डन, चलो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिशेस रूल। अब इसने WTO establishes rule regarding international trade, एंड उसने रूल्स बनाए सबके लिए, और देखा कि ये रूल्स ना सिर्फ बनाए, और ये भी देखा कि रूल्स को ओबे किया जा रहा है या नहीं। 149 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर्स ऑफ WTO 2006 के हिसाब से। दो वर्ल्ड WTO is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers। कुछ होते हैं ढीठ होते हैं जो नहीं मानते हैं बात, उन्होंने अभी भी ट्रेड बैरियर्स को लगा रखा है, और कुछ ऐसे भी होते हैं ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, अब डेवलप कंट्रीज तो अपनी चलाती हैं, और WTO क्या करता है? फोर्स करता है डेवलपिंग कंट्रीज को हटाओ ट्रेड बैरियर्स। तो एन एग्जांपल ऑफ दिस इज अ करंट डिबेट, इसीलिए डिबेट चलती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, तो बहुत ज्यादा इसी मामले में डिबेट चलती है। अब डेवलप कंट्रीज अपना चलाती है क्योंकि वो डेवलप्ड है, ठीक है, तो वो अपनी चलाते हैं कि भैया हमारी तो ये रिस्ट्रिक्शंस है। अब डेवलपिंग कंट्रीज को क्या होता है? उनको बात माननी पड़ती है। तो यहीं पे सारा कलेश है, यहीं पे सारा का सारा झगड़ा है, यहीं का टॉपिक है सारा का सारा डिबेट पर। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। चलो लो, एक और क्वेश्चन आ गया। आज तो क्वेश्चन एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। आज का सेशन तो क्वेश्चन सेशन होना चाहिए, है ना? चलो आ जाओ, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को भी। मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन को एक्टिव कर दो। WTO वाज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ कितनी कंट्रीज थी? 149 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर WTO के मेंबर्स थे। इसका एम क्या था? इसका एम बेसिकली यही था कि अपनी ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करो, लिबरलाइज करो, है ना, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करो, ये था इसका मेन एम। ठीक है, टू रिमूव ट्रेड बैरियर। ठीक है, क्या करना था? रिमूव करना था ट्रेड बैरियर। आंसर करो मुझे कमेंट सेक्शन में, देख रही हूँ मैं कमेंट सेक्शन, कौन कौन सही आंसर कर रहा है या कौन कौन नहीं कर रहा है। राइट बच्चा पार्टी, ओके। So WTO establishes rules regarding dash for all the countries regarding trade, ट्रेड के बारे में रूल्स बनाना कि किस तरीके से ट्रेड करना है, कितने ट्रेड बैरियर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ट्रेड से रिलेटेड सभी रूल्स को जो है फॉर्म किया है WTO ने। ठीक है, ओके, एंड सी दैट ऑल द कंट्रीज ओबे। रूल्स बनाते थे वो इसके लिए, और साथ के साथ ये भी देखता था कि इन सभी रूल्स को ओबे किया जाता है। ठीक है, कि इन सभी रूल्स को ओबे किया जाता है। ठीक है, ओबे द रूल्स। ठीक है, इन प्रैक्टिस ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज इज नॉट, इसका आंसर करो बच्चा पार्टी जी, कि ट्रेड को क्या नहीं होना चाहिए? ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, है ना, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड बैरियर जो है वो नहीं होना चाहिए, ट्रेड नहीं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी। डेवलपिंग कंट्रीज इन इंडिया हैव डैश, कैसे है यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो ट्रेड बैरियर थोड़ा सा कम है। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन मेनी केसेस हैव कंटिन्यूड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देयर प्रोड्यूसर्स। लेकिन सो डेवलपिंग कंट्रीज इन इंडिया, उन लोगों को क्या करना है? उनको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है ना बच्चा पार्टी। तो उनको सबसे पहले क्या काम करना है? उनको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अगर वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो फिर वो कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। Whereas developed countries in many cases have continued to provide protection to their producers। ठीक है बच्चा पार्टी। अब हमारे जो अपने प्रोड्यूसर्स है विद इन द कंट्री, ठीक है, उनका क्या होता है? उनको स्टिफ कंपटीशन से जूझना पड़ता है, बहुत जबरदस्त कंपटीशन है, जिसकी वजह से उनको बहुत ही परेशानी होती है, बेचारों की रातों की नींदें ही उड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन हमें भी प्रोटेक्शन उनको देना चाहिए अपने खुद के प्रोड्यूसर्स को, कि वो आराम से जो है वो अपना मैन्युफैक्चर को आराम से सेल ऑफ कर सके। हमें जो है सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये डेवलप कंट्रीज है, ठीक है, ये अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, कि हम अपने जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स है उनको भी वो फ्लरिश करती है, ना सिर्फ इंपोर्ट पे डिपेंडेंट करती है। ठीक है, लेकिन हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको ये सोचना चाहिए कि जो उनके अपने प्रोड्यूसर्स हैं वो भी जो है वो फ्लरिश करें, और आराम से उनके सारे प्रोडक्ट्स भी बिके आराम से। और अगर उनका कोई कंपटीशन उनको झेलना पड़ रहा है फॉरेन गुड्स से, तो अपनी क्वालिटी को जो है वो मेंटेन करें, ताकि वो भी कंपटीशन में खड़े हो सके और उनको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? बढ़ूं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। What do you think can be done so that the trade between the country is more fair?
ऐसा क्या हो कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो फेयर रहे। आइए देखते हैं। द फॉलोइंग मेथड शुड बी टेकन सो दैट द ट्रेड बिटवीन द कंट्री विल बी मोर फेयर। कैसे होना चाहिए ट्रेड फेयर दो कंट्रीज के बीच में? देयर शुड बी फ्री एंड फेयर ट्रेड बिटवीन द कंट्री, इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए। अगर आप ट्रेड बैरियर को रिमूव कर रहे हो तो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री दोनों आपस में सही तरीके का बैलेंस हो। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए दोनों कंट्रीज में। ठीक है, तभी आप कह सकते हो जो ट्रेड है वो फेयर है। ठीक है, ट्रेड बिटवीन द कंट्री could be more fair if both the countries remove trade barriers। अगर दोनों ही कंट्रीज चाहे डेवलप है चाहे डेवलपिंग है, दोनों ही अपने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करें। ऐसा नहीं कि डेवलपिंग कंट्री को तो चलो WTO ने फोर्स कर दिया, डेवलप जो है वो अपने खुद के रूल्स बना रहा है, ये गलत है। दोनों को ट्रेड बैरियर हटाने चाहिए जिसकी वजह से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। ठीक है, एंड लेट द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड द वॉल्यूम ऑफ द गुड्स शुड बी दैट विल बी ट्रांजैक्टेड बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, और मार्केट फोर्सेज जो होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जो है वही डिसाइड करें कि कितने गुड्स जो है वो ट्रांजैक्ट हो दोनों ही कंट्रीज में। तो चाहे डेवलप्ड है चाहे डेवलपिंग कंट्रीज है, दोनों ही अपने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करें ताकि आराम से उनके बीच का जो ट्रेड है वो क्या होना चाहिए, फेयर ऑफ होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा पाटी जी, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ लिया, सीख लिया क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है। इन द लास्ट 15 years ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैड कम अ लॉन्ग वे। What has been its effect on the lives of the people? We look at some of the evidence. Globalization and greater competition among the producers, both the local and the foreign producers, have been advantage to consumers, particularly the well-off section. क्यों ऐसा क्यों? एक तरफ तो अपने हमारे खुद के प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और कुछ हम बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास तो वैरायटी कितनी ज्यादा है और हमें तो वैरायटी बहुत पसंद है ना, तो हमारे लिए बढ़िया है ये। ठीक है, कि हमें क्या मिलती है, चॉइस मिलती है। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और कंपटीशन की वजह से अब जो है वो प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री वो भी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं और जो बाहर से आ रहा है वो भी अच्छी क्वालिटी का, तो हमें एक अच्छी क्वालिटी के बहुत सारे वेराइटी जो है वो मिलती है और लोअर प्राइसेस पे, क्योंकि अगेन कंपटीशन है। तो एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट वाज पॉसिबल अर्लियर। आज के जमाने में देखो कितनी वैरायटी है, फोन की ले लो, गारमेंट्स में ले लो, कार में ले लो, इतनी वैरायटी है और इतनी जबरदस्त क्वालिटी भी है। तो यही है इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है बच्चा पार्टी, अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। Firstly, MNC have increased their investment in India over the past 15 years, which means कि अब MNC ने और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इंडिया में भी MNCs have been interested in industries such as cell phone ले लो, automobiles ले लो, electronics ले लो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लो, इन सब में MNC अब अपनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा रही है और इंडिया में भी दे आर इंटरेस्टेड कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट करें। These products have a large number of well-off buyers। उन्हें दिख रहा है कि इंडिया में भी अच्छी डिमांड है, तो यहाँ पर वो इन्वेस्ट करने के लिए अब राजी हैं। These products have a large number of well-off buyers in these industries and services। न्यू जॉब्स भी बनाई गई हैं और जो लोकल कंपनीज हैं उनके लिए भी बढ़िया। क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो हर तरीके से बढ़िया काम चल रहा है। राइट बच्चा पार्टी, और देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और हम क्या कर सकते हैं? ऑलरेडी हमारी जो MNC है वो खुश हो रही हैं हमारे यहाँ पर और इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम और ऐसा क्या करें कि जहां वो 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे अब वहां वो 200 करें। कैसे अट्रैक्ट करें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को? इन रिसेंट ईयर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स जैसे जिनको बोला जाता है कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स जिनको बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, SEZs, इनको सेटअप किया गया और दे आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और एजुकेशनल वर्ल्ड क्लास मिलनी चाहिए। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन SEZ डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। ये भी बढ़िया काम है ना बच्चा पार्टी जी। और गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। राइट, तो इस तरीके के कुछ स्पेशल जोन्स बनाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी तो अगेन डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। तो इस तरीके से कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसे कुछ जोन्स बनाए जा रहे हैं ताकि इनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती हैं। अब देखो इनको टैक्सेस भी नहीं देना, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे जोन्स हम लोग बनाए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें।
क्लियर है बच्चा पार्टी जी? कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स दैट एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर राइट्स। तो अब अगर आप वर्कर से काम ले रहे हो तो उनकी प्रोटेक्शन भी आपकी जिम्मेदारी है। इन द रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज अलाउड कंपनी टू इग्नोर मेनी ऑफ दीज इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब जो कंपनीज है दे हायर वर्कर्स flexibly for shorter period when there is intense pressure of work and this is done to reduce the cost of labor for the company। अब तुम्हारे यहाँ काम नहीं है तो क्या वर्कर बाकी दिन क्या खाली बैठेगा, खाना नहीं खाएगा, उसको पैसों की जरूरत नहीं है? ये गलत है ना? However, still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in labor laws। वो तो चाहती है लेकिन बेचारा जो लेबर है उसको तो एक रेगुलर इनकम चाहिए ना। Secondly, several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition। They have invested न्यू टेक्नोलॉजी। अब आप अगर कंपटीशन है, अगर सामने वाला बंदा बढ़िया टेक्नोलॉजी लगा रहा है तो आप लोग फिर और बढ़िया टेक्नोलॉजी लगाओगे और अच्छे प्रोडक्शन मेथड्स को यूज करोगे ताकि और बढ़िया प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को रेज करोगे। एंड सम हैव गेन्ड सम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। राइट बच्चा पार्टी जी? क्लियर है? बढ़ूं आगे, चलिए। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन की वजह से has enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves। खुद से यहीं की कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने खुद को मल्टीनेशनल की तरह जो है वो एमर्ज किया, जैसे टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रैनबैक्सी है, एशियन पेंट्स है, सुंदरराम फास्टनर्स है, आर सम इंडियन कंपनीज जिन्होंने अपने ऑपरेशंस को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया और ये धीरे धीरे अपने आप को इन्होंने एमएनसी बना लिया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब और नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है, फॉर कंपनीज जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्पेशली आईटी में। इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी, और हमने ये एग्जांपल देखा भी था। राइट बच्चा पार्टी? एंड बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ सर्विसेज जैसे डेटा एंट्री है, अकाउंटिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इंजीनियरिंग है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीपली जो है हो सकता है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर लेबर जो है वो कंपैरेटिवली चीपर है, आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है बच्चा पार्टी जी? क्लियर है आपको? चलिए अब बारी आ गई है फिर से क्वेश्चंस की। आ जाओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। राइट बच्चा पार्टी? हाउ हैज कंपटीशन बेनिफिटेड पीपल इन इंडिया? कैसे बेनिफिट मिला हमें? क्या बेनिफिट मिला हमें? तो क्या मिला हमें? तो चॉइसेस मिली, है ना बच्चा पार्टी? कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स एंड हैज बेनिफिटेड पीपल इन इंडिया। किस तरीके से? आइए देखते हैं। बिल्कुल, इंडियन प्रोड्यूसर्स हैव इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी कंपटीशन में खड़े होने के लिए हमने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, क्वालिटी को इम्प्रूव किया, ताकि हम भी फॉरेन गुड्स के साथ कॉम्पीट कर सके। इससे बेनिफिट हुआ बायर्स को, क्योंकि अब उनको बढ़िया क्वालिटी मिल रही है, ठीक है। एंड प्राइसेस ऑफ इंडियन गुड्स हैव रिड्यूस्ड टू मैच फॉर दोज ऑफ फॉरेन गुड्स, सो द बायर्स हैव अगेन बेनिफिट है। भैया प्राइसेस कम करोगे तो बढ़िया ही है, जहां मुझे 10 रुपए देने थे मुझे 6 रुपए देने पड़ रहे हैं, फायदा तो मेरा ही है। Some Indian companies have entered into collaboration with the foreign companies and some MNCs have invested in Indian companies and thus benefited both। दोनों ही, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी अगर आपस में कोलैबोरेशन करेंगे तो फायदा तो दोनों को ही होगा। राइट बच्चा पार्टी? और अल्टीमेटली फायदा तो हमें ही है कि हमें इतनी सारी वेराइटी, इतनी बढ़िया क्वालिटी, ठीक है, और रिड्यूस प्राइस पर हमें मिल रहा है, तो अल्टीमेटली फायदा तो हमें भी है। राइट बच्चा पार्टी? क्लियर है आपको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुड मोर इंडियन कंपनीज emerge as MNC? How would it benefit the people in the country? क्या ज्यादा से ज्यादा जो है कंपनीज को MNCs में इमर्ज होना चाहिए? आइए देखते हैं। बिल्कुल यस, ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंपनीज को अब MNC की तरह इमर्ज होना चाहिए। इससे बेनिफिट होंगे, क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा। बच्चा पार्टी खुद का दिमाग देखो, देखो कितना जनरल नॉलेज वाली बात है। अगर MNC हमारी अपनी कंपनी डेवलप होगी तो उससे क्या होगा? नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाई जाएंगी, ठीक है। हमारी अपनी खुद की कंपनीज में ही बढ़िया बढ़िया जॉब होगी तो लोगों को जॉब मिलेगी, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। लोकल कंपनीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल अगर प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल कंपनी, अगर एक एमएनसी फ्लरिश करेगी तो वो लोकल जो कंपनी है वो भी फ्लरिश करेगी, ज्यादा उनको रॉ मटेरियल देना पड़ेगा तो वो भी प्रॉस्परस करेंगे। राइज इन प्रोडक्शन स्टैंडर्ड इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। अगर अच्छी क्वालिटी हमें मिलेगी तो हमारा भी स्टैंडर्ड जो है वो अल्टीमेटली इंप्रूव तो होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंपनीज को एमएनसी के रूप में एमर्ज होना ही चाहिए। बहुत बड़ा यस। Why do government try to attract more foreign investment? क्यों गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट तो कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। क्यों? क्योंकि इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है, स्ट्रेंथन होती है ना, और इससे इट इंक्रीजेस फॉरेन एंड करेंसी रिजर्व्स भी, सो दैट द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट कैन बी मेट। ठीक है, अगर हमें जो पेमेंट करनी है इंपोर्ट की वो भी हम आराम से निकाल सके इस फॉरेन एक्सचेंज से। इट एनहांस फॉरेन एक्सपोर्ट, और ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी भी होती है। लोकल कंपनीज कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम इंक्रीज्ड कंपटीशन, क्योंकि अब उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी होगी, अच्छे प्रोडक्शन मेथड्स होंगे और उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी इंप्रूव करेंगी। तो गवर्नमेंट तो कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि इससे क्या होगा? ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी हमारी कंट्री की।
क्लियर है बच्चा पार्टी जी, समझ आ गया आपको? बढ़ूं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बारी आ रही है कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर्स की, आइए उनके बारे में बात करते हैं। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेजर चैलेंजेस। बैटरीज हैं, कैपेसिटर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, टॉयज हैं, टायर्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं। कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बेटा जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं और उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास ना तो इतना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और कंपटीशन और भी ज्यादा। तो सेवरल ऑफ द यूनिट शट डाउन, बेचारों को बंद करना पड़ा, बहुत सारे वर्कर्स जो है वो जॉबलेस हो गए। द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, जैसे 20 मिलियन इन द कंट्री। तो इनके बारे में भी तो सोचना है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है ना, इनके पास तो कंपटीशन भी झेलना है, उनके पास पैसा भी नहीं है, उनको बेचारों को अल्टीमेटली क्या, वो अपनी कॉस्ट ही नहीं बियर कर पाते, तो ताला बंद करना पड़ता है, बेचारे वर्कर्स जो है वो जॉबलेस हो जाते हैं। तो इनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन तो हमने पढ़ लिया, अपनी पूरी कंट्री को डेवलप भी कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी दिया, ट्रेड से बैरियर भी रिमूव कर दिए, लेकिन अल्टीमेटली इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचना भी गवर्नमेंट का ही फर्ज बनता है कि गवर्नमेंट इन छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स के बारे में भी सोचे और गवर्नमेंट इनके लिए भी इनिशिएटिव लेती है, कुछ ना कुछ जरूर इन सब के लिए करती है। राइट बच्चा पार्टी, आगे देखिए। राइजिंग कॉम्पिटिशन, Ravi did not expect that he would have to face a crisis in such a short period of his life as an industrialist. रवि जी हैं, क्या किया? He took a loan from a bank to start his own company, producing capacitors in 1992 in Hosur, an industrial town in Tamil Nadu. लोन लिया उसने बैंक। Capacitors are used in many electronic home appliances, जैसे कि ट्यूबलाइट है, टेलीविजन है, उन सब में ये काम आता है। Within 3 years, he was able to expand production and had 20 workers अपने अंदर ही काम कर लिए। His struggle to run his company started when the government removed restrictions on the import of capacitors as per agreement at WTO in 2001. राइट बच्चा पार्टी, तो देखो शुरुआत करी थी उसने, लोन लिया था सिर्फ एक बैंक से अपनी खुद की कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और धीरे धीरे एडवांसमेंट्स की वजह से, ट्रेड बैरियर्स को कम करने की वजह से जो है अब उसके अपने 20 वर्कर्स उसके अंदर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ रिमूव करी रिस्ट्रिक्शंस पर, इसीलिए उसको बेचारे को फायदा हो गया और उसने अपनी कंपनी को और फ्लरिश करा। ठीक है बच्चा पार्टी जी, चलिए। His major clients, the television company, used to buy different components including capacitors in bulk for the manufacture of television sets. तो इस तरीके से वो ऑर्डर उसे मिलता था टेलीविजन सेट्स का, जहां पर उसके कैपेसिटर्स बहुत ही बल्क में परचेज किए जाते थे। However, competition from the MNC band forced the Indian television company to move into assembling activities. अब कंपटीशन कहां से आया? MNC से। इसकी वजह से अब उनको असेंबलिंग एक्टिविटीज में जाना पड़ रहा है। ठीक है, जहां पर जो इंडियन कंपनी जिस चीज में बढ़िया है वहां से असेंबल करके अल्टीमेटली एमएनसी के पास। इवन व्हेन सम ऑफ देम बॉट कैपेसिटर, दे वुड प्रेफर टू इंपोर्ट एज द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट वाज हाफ ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द पीपल लाइक रवि। अब रवि जो चार्ज करता था उसकी अच्छी क्वालिटी का आधे रेट पर इंपोर्ट करके मिल जाता था, तो ये बड़ी मुश्किलों का सामना उसे फेस करना पड़ा। रवि नाउ परचेजेस लेस than the half capacitor that he produced in the year 2000 and only 7 working members, उसके कितने रह गए? 20 थे ना, अब 7 हो गए। ठीक है, many of the Ravi friends in the same business in Hyderabad and Chennai, उन्होंने भी अपना जो है वो ताला लगा दिया, क्योंकि जो इम्पोर्टेड गुड था अब वो सस्ते में मिल रहा था। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेड गुड्स थे अब वो क्या मिल रहे थे? थोड़े से चीपर प्राइस पे मिल रहे थे, तो ये एक मुश्किलों का सामना अब उसे करने लगा। रवि स्टार्टिंग में कितना फ्लरिश किया, 20 लोगों को अपने अंदर उसने रिक्रूट भी कर लिया। अब देखो बेचारे के ऊपर क्या हुआ कि अब उसका जो इंपोर्टेड गुड्स है अच्छी क्वालिटी के आधे रेट पर जो है वो मिल रहे हैं, तो कौन खरीदेगा? वही खरीदेंगे सारे इंपोर्टेड। तो अब मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ा, अब सिर्फ 2 लोग रह गए उसके अंदर, तो अब बेचारा रवि जो है वो मुश्किल में फंस गया। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द वेज इन विच रवि स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट्स वाज अफेक्टेड बाय राइजिंग कंपटीशन? इतना कंपटीशन है एमएनसी में, इतने इंपोर्टेड गुड्स जो है वो प्रेजेंट है, इतनी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी पे, चीपर रेट पे, तो कितना कंपटीशन उसने झेला। आइए देखते हैं। His production and sale have also reduced due to his capacitors being costlier than the imported variety. Imported variety अच्छी क्वालिटी का कम दाम पे मिल रहा था, तो कंपटीशन तो होना ही था। Due to the removal of import duties on the imported capacitors, he is going into loss due to not recovering his cost with such a small amount of production. अब वो बेचारा किस में जा रहा है? लॉस में जा रहा है। उसका प्रोडक्शन और उसकी सेल जो है वो रिड्यूस हो गई है, क्योंकि उसका जो प्राइस था वो थोड़ा सा ज्यादा था, इंपोर्टेड जो था वो थोड़ा सा सस्ता था, अच्छी क्वालिटी का था, तो उसका सेल और प्रोडक्शन दोनों ही रिड्यूस हो गया। अल्टीमेटली उसको लॉस बियर करना पड़ा। राइट बच्चा पार्टी, चलिए देखते हैं क्यों, किसकी वजह से? कंपटीशन की वजह से। इतने गुड्स अवेलेबल है ना मार्केट में कि बेचारा दुखी हो गया। शुड प्रोड्यूसर्स
such as Ravi stop production because their cost of production is higher as compared to the production in the other countries. क्यों बंद कर देना चाहिए ऐसे को? रवि शुड इधर अपना क्या करना चाहिए, उसको रवि को बंद नहीं करना, हार नहीं मानना है उन इम्पोर्टेड गुड से, उसको क्या करना है, उसको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है, अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी की मदद से उसको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है टू कम्पीट विद द इम्पोर्टेड products and try to manufacture other products which does not have such competition for imported goods. ताला बंद नहीं करना है, या तो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, ठीक है, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो भैया बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा, या फिर और डाइवर्सिफिकेशन करो, और प्रोडक्ट्स लेकर आओ, और कुछ भी मैन्युफैक्चर करो, सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट मत रहो. इन बोथ द केसेस यू नीड टू मेक सम कैपिटल इन्वेस्टमेंट. उसको क्या चाहिए, एक तो क्वालिटी इंप्रूव करे और साथ में साथ क्या करना है, हार नहीं मानना है और कैपिटल कुछ इन्वेस्ट करे. अगर अच्छी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, बैंक से लोन ले ले, और गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जिनसे लोन ले ले, वो कनेक्ट करें इन सबसे ताकि उसे लोन मिल जाए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी तो बढ़िया क्वालिटी का बेचेगा, तो फिर उसके सब चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी. डरना नहीं है स्टिफ कंपटीशन से. रवि को चाहिए कि वो और अपनी क्वालिटी को अच्छा करे. राइट बच्चा पार्टी, क्लियर है? रिसेंट स्टडीज पॉइंट आउट दैट स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया नीड 3 थिंग्स टू compete better in the market. Better roads, power, water, raw material, marketing, information network, improvement and modernization of technology, timely availability of credit. ये सब चीजें अगर होगी तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी बढ़िया काम कर सकते हैं. तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ दीज 3 थिंग वुड हेल्प इंडियन प्रोड्यूसर्स? क्या वाकई ये सभी चीजें इंडियन प्रोड्यूसर्स को मदद करेंगी? बेटर रोड्स होंगी, अच्छा पावर होगा, वाटर होगा, बढ़िया रॉ मटेरियल होगा, मार्केटिंग होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़िया होगी, मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी होगी, और टाइमली क्रेडिट अवेलेबल होगा, एट रीजनेबल रेट भी होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और ओपनिंग होगी फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू रीच आउट बियॉन्ड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अगर ये सब मिलेगा बिल्कुल तो प्रोड्यूसर्स हमारे यहाँ के जो है वो फ्लरिश तो करेंगे बिल्कुल. इन सभी चीजों से, बेटर रोड्स, ये सभी चीजें, जितनी भी चीजें अगर ये सब मिलेगी बिल्कुल इन सब से बेटरमेंट तो होगा ही होगा स्मॉल प्रोड्यूसर्स का. क्लियर है बच्चा पार्टी? अब आराम से जो है उनको बायर्स भी मिलेंगे, आराम से उनका प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा भी सही, ठीक है, और अल्टीमेटली उनको प्रॉफिट भी होगा. क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आज तो भैया अच्छे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने से कंसेप्ट की बिल्डिंग भी बढ़िया हो रही है ना? सो डू यू थिंक MNC will be interested in investing in these? क्या MNC इंटरेस्ट जो है इन्वेस्ट करेगी? The MNC would not be interested in investing in these field. They will be investing to invest their money in asset. अब वो क्या करती है, इन सब छोटी मोटी चीजों पे इन्वेस्ट करके खुश नहीं होती है, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, ज्यादा से ज्यादा. क्यों? अब उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट गेन करना, ठीक है. उनके लिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स का घर चले या ना चले वो मैटर नहीं करता, उनको क्या चाहिए, उनको तो प्रॉफिट अर्न करना है, ये है उनका मेन है. अब उसके लिए इन्वेस्टमेंट वो करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे. ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ दीज फैसिलिटीज वुड हेल्प इंडियन प्रोड्यूसर्स. अगर अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स को मदद तो मिलेगी, ठीक है, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर आएंगे तो प्रोड्यूसर्स को भी फायदा तो होगा, लेकिन MNC जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट किसमें करेगी, वो इन चीजों पे इन्वेस्ट करेगी. दस MNC जो होंगी वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड होगी लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, ना कि ये बेटर रोड्स, ठीक है, इंटरनेट, ये सब सर्विसेज पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगी. अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे ज्यादा करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट उनको मिल सके. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए, डू यू थिंक गवर्नमेंट हैज रोल इन मेकिंग दीज फैसिलिटीज अवेलेबल? क्या गवर्नमेंट का कोई रोल है? हाँ है, बहुत बड़ा यस है. यस, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है इन सभी फैसिलिटीज को अवेलेबल करना. गवर्नमेंट इज द ओनली बॉडी दैट वुड बी एबल टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज एट अ चीपर रेट टू एवरीवन. ऑल दीज फैसिलिटीज will give a lot of opportunities and opening for the domestic producers. अगर ये सभी फैसिलिटीज इन लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है एंड दे कैन रीच आउट बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक मार्केट. ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर कमोडिटीज टू बायर्स अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, एंड दिस विल एनेबल देम टू इंक्रीज द नेशनल इनकम. तो ये किसका फर्ज बनता है? गवर्नमेंट का फर्ज बनता है. गवर्नमेंट बिल्कुल ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए. गवर्नमेंट तो सबके बारे में सोचती है, तो गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है और ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, बिल्कुल करवाती है. ठीक है बच्चा पार्टी जी, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर स्टेप दैट गवर्नमेंट कुड टेक? ऐसे स्टेप कौन से स्टेप ले सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है इन सभी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के, जैसे बेटर रोड्स हैं, वाटर, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इंप्रूवमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइमली अवेलेबिलिटी टू ऑफ क्रेडिट एट रीजनेबल इंटरेस्ट. तो गवर्नमेंट ही ऐसी बॉडी है जो ये सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी चीपर रेट पर और सबके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो इक्वालिटी पे बिलीव करती है, सब लोग इक्वल है. On the other hand, these facilities government should be make
Administrative changes to reduce corruption and lobbying, promoting domestic products and provide subsidies and assistance to domestic industries. बिल्कुल ये गवर्नमेंट का काम है कि वो ये भी चेक करे कि कम से कम करप्शन हो, ठीक है, और जितने भी ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं इन सबको प्रमोट करें थ्रू प्रोवाइडिंग सब्सिडीज या असिस्टेंस. तो गवर्नमेंट जो है वो ये सभी फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड करेगी तो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है वो भी आराम से फ्लरिश करेंगे. भैया अगर डेवलपमेंट चाहते हो, ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हो, तो ना सिर्फ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, बिग प्रोड्यूसर्स, पूरी कंट्री डेवलप करें. सिर्फ बिग जो है वो रिच होते चले जाए और स्मॉल प्रोड्यूसर्स के बारे में हम ना सोचें, ये गवर्नमेंट नहीं करती है. तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है और बहुत बड़ा रोल प्रोवाइड करती है इन सभी फैसिलिटीज को अवेयर करने के लिए. राइट बच्चा पार्टी जी, क्लियर है आपको? चलिए, कॉम्पिटिशन एंड अनसर्टन एम्प्लॉयमेंट. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन तो बहुत बढ़ रहा है ना, जबरदस्त बढ़ रहा है, ठीक है. हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स की लाइफ पर भी ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. कैसे? अब इस कंपटीशन की वजह से जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनको वर्कर जो मिले ना वो फ्लेक्सिबल मिले. इसका मतलब कि वर्कर जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है, लेकिन हर कोई चाहता है कि अगर कोई जॉब है तो सिक्योर्ड हो, रेगुलर हो. MNC जो है इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स, ठीक है. And these large MNC with worldwide network look for the cheapest good in order to maximize their profit. And to get these orders, Indian garment exporter try hard to cut their cost. अब यहाँ पर तो लेबर भी सस्ता है, रॉ मटेरियल भी सस्ता है. So as cost of raw material cannot be reduced, तो क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल तो कम नहीं करते क्योंकि कहीं और से भी, जरूरी कि इंडिया से ही मिले, कहीं से भी ले सकते हैं जहां पर ज्यादा अवेलेबल है. तो कहां पर वो कर्टेल करना चाहते हैं? वो अल्टीमेटली कहते हैं कि लेबर कॉस्ट को जो है वो कर्टेल करो. लेबर कॉस्ट कैसे कर्टेल करेंगे? अगर फ्लेक्सिबल जो है वो अपॉइंटमेंट होगी, रेगुलर होगी तो हर महीने सैलरी तो देनी है, फ्लेक्सिबल कर देते हैं. ये गड़बड़ है, ये गलत है, ठीक है. तो अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट जो है इससे परेशान होते हैं वर्कर्स कि हमें भी तो रेगुलर जो है वो इनकम चाहिए, एक रेगुलर वर्क हमें भी तो चाहिए, ठीक है. वेयर अर्लियर अ फैक्ट्री यूज्ड टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन अ परमानेंट बेसिस, नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन अ टेम्पररी बेसिस, जो वर्कर्स को अच्छा नहीं लगता है. सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर. जब सीजन है सिर्फ तब पे किया, तभी रख लिया, और जब सीजन नहीं है तो भगा दिया. ये गलत है. सो वर्कर्स हैव टू पुट इन टू वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और नाइट शिफ्ट भी होती है ऑन रेगुलर बेसिस. पीक सीजन पे तो कर देते हैं, लेकिन जब काम नहीं होता तो हटा देते हैं. So workers are low and workers are forced to work overtime to make both the ends meet. While this competition among the government exporter has allowed the MNC to make large profits, so workers are denied with their fair share of benefits brought about ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्कर्स को जो है बड़ी परेशानी है, क्योंकि एमएनसी क्या करती है? अपने कॉस्ट को कर्टेल करने के लिए, कम करने के लिए वर्कर्स को फ्लेक्सिबली अपॉइंट करती है, रेगुलर बेसिस पे नहीं. कि जब हमारा काम है पीक टाइम पे तो हम आपको जो है वो अच्छा पे कर देंगे, ठीक है, ओवर टाइम आप कर रहे हो, नाइट शिफ्ट लगा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब काम नहीं है तो हटा देते हैं. अब जब काम नहीं है तो क्या वर्कर खाना नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा? काम नहीं है तो घर में खाना वाना नहीं देगा क्या? बच्चों को नहीं देखेगा क्या? तो ये गड़बड़ है. यहाँ पे परेशान होते हैं वर्कर्स कि उनको भी रेगुलर जो है वो सैलरी मिलनी चाहिए. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? So a garment worker, 35-year-old Shushila has spent many years as a worker in the garment export industry of India. She was employed as a permanent worker. Employ कैसे किया गया था? Permanent worker में उसमें उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी देते थे, प्रोविडेंट फंड भी देते थे, ओवर टाइम भी देते थे, ठीक है. जब उसकी सुशीला की फैक्ट्री जब क्लोज हो गई 1990s में, आफ्टर सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 6 months, शी फाइनली गॉट अ जॉब 30 किलोमीटर दूर, ठीक है, अपने घर से. और इतना वर्क करने के बाद भी वो बेचारी अभी भी टेम्पररी है और सिर्फ आधे पैसे मिलते हैं जो उसको पहले मिला करते थे. और बेचारे को घर से वो निकलती थी, मॉर्निंग में निकलती थी और 7 days अ वीक काम करती थी at 7:30 और बहुत कम पैसे उसको मिलते थे. तो बेचारी कितनी मुश्किल है सुशीला, अपने घर को भी, बच्चों को, सब कुछ देखना कितना मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि अब वो क्या है, अब वो टेम्पररी है. तो कंडीशन ऑफ वर्क एंड हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स डिस्क्राइब अबव हैव बिकम कॉमन टू मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सर्विसेज. बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं बच्चा पार्टी जी, आप लोग सोच भी नहीं सकते कितने हार्डशिप से गुजरते हैं. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बेचारे वैसे ही दुखी हैं. Increasing conditions of work in the organized sectors have come to resemble the unorganized sectors also. बेचारी सुशीला को देखो, उसको कोई जो है वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है. पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता था, परमानेंट एम्प्लॉय थी, अब कुछ भी नहीं मिल रहा, पे भी आधी कर रही, इतनी दूर की जॉब है, तो बेचारी बड़ी ही परेशान है ना बच्चा पार्टी जी? चलो अब कुछ पढ़ लिया है, आ जाओ फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. इन व्हाट वेज कंपटीशन अफेक्टेड वर्कर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड फॉरेन एमएनसी इन द गारमेंट इंडस्ट्री? आइए देखते हैं. टॉकिंग अबाउट द गारमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें, ठीक है, विच इज वन ऑफ द सॉर्ट आफ्टर द इंडस्ट्रीज इन इंडिया, competition has affected the workers in terms of skill. Due to competition there is a demand for skilled workers than unskilled की डिमांड थोड़ी सी कम है. Indian exporters will get affected because competition will reduce
the demand from the other countries because they will get the same product at the low cost. MNC को भी they face a huge threat due to cutthroat competition. तो कंपटीशन की वजह से जो है वो नुकसान भी है और फायदे भी हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन अगर होगा तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टैंड लेने पड़ते हैं, ठीक है, वो ढीलमबाजी नहीं चलेगा, अपना आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आप कंपटीशन में खड़े रह सकें, ठीक है बच्चा पार्टी जी, क्लियर है आपको? व्हाट कैन बी डन by each of the following so that the workers can get a fair share of benefits brought by globalization? गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयर्स एट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज है, एमएनसी है, वर्कर्स है, इन सब के लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट कैन सेट रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंटिंग. गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव होना चाहिए? गवर्नमेंट का तो एक ही काम होता है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए फ्री एंड फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए. एम्प्लॉयर्स को क्या करना चाहिए? वो न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जिससे जो है साथ के साथ उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो. MNC may offer relief to workers who have lost their job due to globalization by giving financial aid. अब MNC क्या करे? उनको फाइनेंशियल एड भी दे, ठीक है, ताकि उनको कहीं और जॉब जगह जगह ढूंढना ना पड़े. Workers will have to change their mindset and will have to see themselves as equal partners with the management in pursuit of the better product. अपना माइंडसेट को बदलें. अगर अपने माइंडसेट को बदलेंगे, अच्छा जो है वो थिंकिंग रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो सही कनेक्शन रहेगा वर्कर्स और कंपनी के बीच में. क्लियर है? तो ये अलग अलग गवर्नमेंट के अपने इनिशिएटिव होना चाहिए, एम्प्लॉयर का एक अपना इनिशिएटिव होना चाहिए, एमएनसी का अपना इनिशिएटिव होना चाहिए और वर्कर्स का भी एक अपना इनिशिएटिव होना चाहिए, ताकि जो है वो ये प्रोसेस जो है वो आराम से स्मूथली जो है वो निकले. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? बढ़ू आगे, चलिए. द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन. The above evidence indicate that everyone has benefited from globalization. सबको बेनिफिट हुआ है ग्लोबलाइजेशन से. पीपल विद एजुकेशन, जो स्किल है, जिनके पास वेल्थ है, उन सब ने न्यू अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया है. ऑन द अदर हैंड there may be many people who have not shared benefit. Since globalization is now a reality, question is how to make globalization fair. Fair globalization कौन सा होना चाहिए कि सभी के पास अपॉर्चुनिटी सभी के लिए हो, इक्वालिटी हो, सभी जो है वो आराम से शेयर करें, बेटर शेयर करें. इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. ये नहीं कि ग्लोबलाइजेशन एक पर्टिकुलर एमएनसी के लिए ही बनाया गया, ऐसा नहीं है. स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी फायदा होना चाहिए. तो फायदा तब होगा जब ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए होगी और सब लोग इक्वली इसको शेयर करेंगे, तब फायदा है, ठीक है. द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इस चीज के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना है कि वो सभी के इंटरेस्ट को है जो है वो प्रोटेक्ट करे, ना सिर्फ रिच के, पावरफुल के, सभी लोगों के लिए, ठीक है. तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें करे कि सब लोग बेनिफिट हों, ठीक है. जैसे गवर्नमेंट को लेबर लॉज बनाने चाहिए और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट बना के रखने देना, कॉपी इम्प्लीमेंट भी करना है ताकि वर्कर्स आराम से काम कर सके. इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट. इफ नेसेसरी गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स. गवर्नमेंट को अगर अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना है या कम करना है तो ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी वो जो है वो चेंज कर सकती है. It can negotiate at the World WTO for fairer rules, ठीक है, and it can also align with the other developing countries with similar interest to fight against the domination developed countries in WTO. तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इन सभी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में और वर्कर्स के लिए भी जो है प्रोटेक्शन देने में, ठीक है बच्चा पार्टी. इन द पास्ट few years massive campaign and representation by public organization have influenced important decisions related to trade and investment in the at WTO, ठीक है. और ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं दैट पीपल कैन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन. सबको क्या चाहिए? सबको चाहिए फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि भैया अगर बेनिफिट हो रहा है तो सबको मिले, ना सिर्फ एक कंट्री को, ना सिर्फ एक एमएनसी को, सभी कंट्रीज को, सभी इंडस्ट्रीज को, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और बेनिफिट मिल रहा है तो सबको मिले. फेयर ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए, तो बच्चा पार्टी जी हमने ये चैप्टर कर लिया है कंप्लीट. आओ थोड़ा सा इसको समअप करते हैं. कुछ मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ. इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज. दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ज्यादा से ज्यादा फॉरेन ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट. एमएनसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन में. ज्यादा से ज्यादा एमएनसी लगानी चाहिए ताकि सबके पास बहुत सारी वेराइटी और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो मिले, ठीक है. एमएनसी आर लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड जो थोड़ा सा चीप हो, प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट कम हो. एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज नाउ ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वेज. टेक्नोलॉजी particularly IT has played a big role in organizing production across the countries. क्लियर है बच्चा पार्टी? समझ आया आपको? हमने इस चैप्टर में बच्चा पार्टी जी ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस पढ़े कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या हुआ. ट्रेड था हमारा हीरो जिसकी वजह से एक्सचेंज हुए, गुड्स
थॉट्स, कल्चर, मूवमेंट ऑफ पीपल। उसके बाद इंटरनेट के बारे में सीखा कि कैसे इंटरनेट के थ्रू ये ग्लोबलाइजेशन और फैसिलिटेट हुआ। फिर हमने सीखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो गई हमारी इकोनॉमी की। फिर हमने सीखा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि सभी के लिए, चाहे वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है या लार्ज एमएनसी है, सबके लिए जो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा बच्चा पार्टी जी। तो यहाँ पर ये चैप्टर ग्लोबलाइजेशन हमारा समाप्त होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चा पार्टी, हमने ये चैप्टर अब कंप्लीट कर लिया है। लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। क्या बाकी है? आपको करना है मेरा होमवर्क। क्या करना है? इज टू डू ट्वाइस रीडिंग टू दिस चैप्टर। राइट बच्चा पार्टी? अगला सेशन द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि मैं उसमें सॉल्व करने वाली हूँ एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। लेकिन हम तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप मेरे महामंत्र को फॉलो करेंगे, और वो क्या है? ट्वाइस रीडिंग। एज यू ऑल नो, ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स बच्चा पार्टी। तो ट्वाइस रीडिंग करके आना, क्योंकि अगले सेशन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही होने वाले हैं, और वो सबसे इंटरेस्टिंग सेशन होता है। आप लोग जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। राइट, अब हम लोग मिलने वाले हैं कल अपने ये अमेजिंग सेशंस में। डू ज्वाइन इट। राइट बच्चा पार्टी? और होमवर्क करके आना, मुझे इंटरैक्टिव सेशन चाहिए। राइट, सिर्फ मैं ही आंसर्स नहीं बताऊंगी, आप लोग भी अपने क्रिएटिव सेक्शन को, अपने कमेंट सेक्शन को एक्टिव रखना, और साइड बाय साइड मुझे आंसर्स चाहिए। लेकिन आंसर्स तभी दे पाओगे जब ट्वाइस रीडिंग करके आओगे। राइट बच्चा पार्टी? नाउ इट्स द टाइम टू से यू ऑल बाय। बाय फॉर नाउ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।